हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमान आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि 67वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट पिछले दिनों आया है। इसके रिजल्ट ने अच्छे विशेषज्ञों और मेहनती छात्रों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में अभी तक का सबसे हाई कट ऑफ गया है। इसके साथ ही अगले दिन ही रिजल्ट के अगले दिन ही 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया। तो जिनका भी रिजल्ट किन्हीं कारण से नहीं हुआ है अच्छी तैयारी के बावजूद, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि आप निराश ना हो, आप पुनः तैयारी में लग जाए। आज का हम लोग का टॉपिक है बंगाल का नवाब। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उसके बड़े बड़े सूबे जो संपन्न थे वो स्वतंत्र होने लगे, और मुगल सम्राट के अंदर में रहने वाला सबसे संपन्न सूबा जो था बंगाल था। फर्रुखसियर के शासनकाल में 1717 ईस्वी में बंगाल अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बंगाल का नवाब, प्लासी और बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर का युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है, तो ये दोनों को पढ़ते हुए हम लोग बंगाल के सारे नवाबों के बारे में जानते हैं। तो बंगाल का नवाब में सबसे पहला मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान को अकबर औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार घोषित किया था। मुर्शीद कुली खान 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के शासनकाल में अपने को स्वतंत्र होने की घोषणा की, और यह एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किया। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मतलब इसकी राजधानी कहाँ थी बंगाल का? ढाका। और स्थानांतरित कहाँ किया? ढाका से। और जब ये स्वतंत्र हुआ तो मुर्शिदाबाद। सत्रह ईस्वी में यह स्वतंत्र होने की घोषणा करता है और अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। मुर्शीद कुली खान जब शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, तो वहाँ शासन व्यवस्था में अनेक सुधार करता है। सबसे पहले उसका ध्यान वित्तीय स्थिति, बंगाल की वित्तीय स्थिति को सुधारने की ओर जाता है। वह भू राजस्व की नई दरें तय करता है और उद्योग धंधों में भी छूट देना शुरू करता है, जिस कारण बंगाल की स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। उसके बाद ऐसा होता है कि 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है 1727 ईस्वी में। मुर्शीद कुली खान का जब मृत्यु होता है तो उसके बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन ईस्वी में बंगाल का शासक बनता है। तो 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान का दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का शासक बनता है, और वह यह 1727 से 1739 ईस्वी तक बंगाल का शासन रहता है। इसने भी अनेक सुधार किए और भू राजस्व को वसूलने के में तीव्रता लाई, जिससे खजाना भरने लगा। इसकी मृत्यु के बाद सरफराज 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। सरफराज शुजाउद्दीन का पुत्र है और शुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खान का दामाद है। तो सरफराज 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। सरफराज के समय में बिहार का सूबेदार विद्रोह कर देता है। तो बिहार के सूबेदार का क्या नाम है? अलवर्दी खान। बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान 1739 ईस्वी में सरफराज के शासनकाल में
विद्रोह करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरफराज और अलवर्दी खां में युद्ध होता है। और 1740 ईस्वी में इस युद्ध में सरफराज मारा जाता है और इस प्रकार 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इसमें 3 प्रमुख हैं। पहला है मुर्शीद कुली खां, दूसरा नंबर शुजाउद्दीन और तीसरा है अलवर्दी खां। ये तीनों नवाबों ने बंगाल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बंगाल को संपन्न बनाया, इसकी नीतियों ने बंगाल को संपन्न बनाया और बंगाल का जो क्षेत्र विस्तार होने लगा। अलवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। यह 1751 ईस्वी में मराठों के सरदार रघु जी के साथ एक संधि करता है। मराठा सरदार बार बार हमला करते थे उड़ीसा के क्षेत्रों पर, इसलिए वह एक संधि करता है। उसके बाद अलवर्दी खां का एक प्रमुख उपलब्धि है कि वह अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्रों के किलेबंदी से रोक लगाता है। अलवर्दी खां का कहना था कि अंग्रेज उस मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जिसे न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, उसको पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थी। पहली जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका नाम था घसीटी बेगम, दूसरा जो लड़की थी सेकंड पोजीशन उसका नाम था महमूना बेगम और तीसरी सबसे छोटी पुत्री थी उसका नाम था अमीना बेगम। घसीटी बेगम का जो विवाह हुआ था ढाका में, मामूना बेगम पूर्णिया में और अमीना बेगम पटना में। अमीना बेगम का ही पुत्र था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अमीना बेगम का पुत्र था, जिसका विवाह पटना में हुआ था। तो 1756 ईस्वी में जब अलवर्दी खां की मृत्यु होती है तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। जब वह बंगाल का नवाब बनता है तो अंग्रेज उससे इजाजत लेते हैं फोर्ट विलियम बनाने के लिए, फोर्ट विलियम नामक किला बनाने के लिए। वह किला बनाने की इजाजत दे देता है कि साधारण सा किला बनाओगे और सिंपल दीवार दोगे, लेकिन उसे पता चलता है कि जो किला बना रहा है, उसकी जो घेराबंदी कर रहा है, उसमें इतना मोटा मतलब दीवार दे रहा है। तो वह रोकता है, कहता है कि इतना मोटा दीवार क्यों दे रहे हो, क्या तोप के गोलों से बचना चाहते हो, तुम किला के नाम पर कोई बंकर तो नहीं बना रहे, या फिर इसमें छुपाकर कोई हथियार तो तुम चलाना नहीं चाहते। इसलिए वह रोकता है। वह अंग्रेज आश्वासन देता है कि ठीक है सिंपल दीवार ही बनाएंगे, लेकिन वह दीवार उसी तरह का बनाते रहता है। सिराजुद्दौला को पता चलता है। वह सबसे पहले 4 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर हमला करता है। उसके बाद 15 जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर हमला करता है और ये दोनों हमला में सिराजुद्दौला की जीत होती है। उसी समय 20 जून 1756 में एक घटना होती है। कलकत्ता में जो 15 जून को जो हमला किया था तो ये 20 जून तक चला था। तो 20 जून तक जो हमला चला था, इसमें आखिरी दिन 146 अंग्रेजों को इसने पकड़ा और 146 अंग्रेज को पकड़ के 20/14 के एक कमरे में बंद कर दिया और बंद करके छोड़ दिया। और सुबह में जब वो दरवाजा खोला गया तो 146 में से पाया गया कि मात्र 23 ही जीवित बचे, यानी 123 आदमी मर चुका था, मात्र 23 जीवित रहा। इसमें एक जीवित रहने वाला व्यक्ति हॉलवेल था। हॉलवेल मूल रूप से ये देखने के लिए आया था, वो एक पत्रकार था, वह देखने के लिए आया था कि फोर्ट विलियम कैसा बन रहा है। जब इसे उसमें ठूसा गया था तो इसने ऐसा बताया है कि वह अंतिम में उसको पकड़ कर उसमें डाला था और वो गेट था वहां पे ये नाक लगा के सूंघ रहा था, हवा खींच रहा था, जिस कारण ये बचा रह गया। इसकी अपनी इसका ऐसा कहना है। ये हॉलवेल जो है बाद में जाकर इंग्लैंड जाता है और वहां कहता है वहां के राजा को
कि सिराजुद्दौला तो बड़ा मतलब शैतान किस्म का राजा है, आप कैसे कहते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे हमारा व्यापार बढ़ रहा है, मेरा अधिकार बढ़ रहा है। वो तो आप लोग का बैंड बजा के रखा है सिराजुद्दौला। यह सुन के वो लोग अंग्रेज जो राजा हुआ है वह कहता है कि ऐसा बात है। तो वहाँ से ऑर्डर आता है क्लाइव और वाटसन को अपनी सेना लेकर कलकत्ता जाने का। तो क्लाइव और वाटसन उस समय मद्रास होता है, तो क्लाइव और वाटसन मद्रास से सेना के अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी लेकर वह कलकत्ता की ओर, बंगाल की ओर रवाना होता है। वह बंगाल पहुंचता है। अब बंगाल पहुंचकर वह कलकत्ता पे पुनः अधिकार कर लेता है। कलकत्ता पे अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला में और रॉबर्ट क्लाइव में एक संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को, अलीनगर की संधि। अलीनगर कलकत्ता का ही पुराना नाम है और ये भी कहा जाता है कि अलीनगर जो नाम है कलकत्ता का वो सिराजुद्दौला ने ही दिया था। तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को एक संधि होती है जिसके अंतर्गत यह तय होता है कि पूर्व की स्थिति बनी रहेगी और अंग्रेज कोई सिर्फ व्यापार करेंगे और कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करेंगे और किला जितना बना था उतना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अंग्रेज जो है अब ये तलाशने लगते हैं कि सिराजुद्दौला की कमजोरी क्या है और किस प्रकार से हराया जा सकता है और बंगाल को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। इसके शासन तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का वह आकलन करता है। इसके शासन तंत्र में ही उसे अनेक व्यक्ति मिल जाते हैं जो इसके परिवार के ही होते हैं, जो इसके खिलाफ हैं। वह बाद में इनका यूज करता है।